जी सर, नंबर 1। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स आवाज ठीक है? जी सर, पेज नंबर 50। asset test ratio, also known as quick ratio, should include the following. जी सर, आंसर। इन्वेंट्री नहीं आती? आती तो है यार, आ रही होती है, माइनस कर देते हैं। तो ऑप्शन डी ठीक है। चलो नंबर 2 जरा मैसेज सुनना, और उसके बाद फिर इस तरह के काफी सारे आएंगे, फिर आप खुद कीजिए। पढ़े जरा नंबर 2। ठीक है, सॉरी, नंबर 2 स्टार्ट कर। सालिक हैज अंडरलाइन करें बेटा, नेट करंट लायबिलिटीज। शुरू करें सर। जनरल स्टूडेंट्स आवाज ठीक है? नहीं बताना चाह रहे? Salik has net current liabilities in its statement of financial position. He has decided to pay off its current accounts payable using surplus cash. सबसे पहले जरा नेट करंट लायबिलिटीज का मतलब बताने की कोशिश करें। नहीं यार, नहीं पता। नेट करंट लायबिलिटीज, अगर आपसे कहूं नेट करंट एसेट्स, सारे एसेट्स नहीं, नेट नेट का मतलब करंट एसेट्स का मतलब, करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज का मतलब, नेट करंट एसेट्स का मतलब, नेट करके करंट एसेट्स ज्यादा है, और नेट करके मतलब करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटीज अगर माइनस करें और करंट एसेट्स ज्यादा है तो नेट करंट एसेट्स होंगे, और नेट करंट लायबिलिटीज का मतलब करंट लायबिलिटीज आर मोर देन लिखने से। एक नेट एसेट वर्ड है, नेट एसेट किसे कहते हैं? टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज करके जो नेट एसेट्स की फिगर बचती है, लेकिन ये करंट की बात हो रही है, और नेट करके करंट लायबिलिटीज कह रहा है, मतलब नेट करंट लायबिलिटीज आर मोर देन या लेस देन, और अगर नेट करंट एसेट्स हो, करंट एसेट्स आर मोर देन भी हो सकता है। तो दोबारा पढ़ें जरा सेंटेंस। सालिक हैज net current liabilities in its statement of financial position. It means current liabilities ज्यादा। He has decided to pay off its accounts payable using surplus cash। क्वेश्चन रिवाइज करने को कहा था, आपने आपने किया होगा। इस तरह से अगर सोचना पड़ जाए तो कुछ फिगर्स फिर अज्यूम करनी पड़ेंगी। देन वो कहता है व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ द अबव ट्रांजैक्शन ऑफ द करंट रेशियो। करंट रेशियो का फॉर्मूला बताएं। इस वक्त मैं पहली फिगर मैं खुद अज्यूम करूं ताकि जरा थोड़ा सा रिवाइज हो जाए आपको, उसके बाद फिर आप लोग बताइए। फॉर एग्जांपल करंट एसेट्स 50,000 है और करंट लायबिलिटीज 1 लाख। मैंने इस सिनेरियो में करंट लायबिलिटीज ज्यादा क्यों रखी? इसको अगर आप सॉल्व करेंगे, कैलकुलेटर पकड़े 50,000 डिवाइड बाय 1 लाख, 0.151 रेशियो बन जाएगी। ठीक है, 1 करंट एसेट्स आर हाफ ऑफ करंट लायबिलिटीज। अब जरा सेंटेंस पढ़ें। ही हैज डिसाइडेड टू पे ऑफ अकाउंट्स पेएबल यूजिंग सरप्लस कैश की एंट्री बताएं। अकाउंट्स पेएबल डेबिट, कैश क्रेडिट अगर होगा तो करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज पे कोई इफेक्ट आएगा? इफेक्ट आएगा मतलब करंट एसेट्स में से कैश कम होगा और अकाउंट्स पेएबल में से करंट लायबिलिटीज कम होंगी, लेकिन वर्किंग कैपिटल पे शायद इफेक्ट नहीं आएगा। हमने रेशियो पे देखना, तो इसका तरीका फिर ये है कि फिगर्स लिख लेते हैं, क्योंकि दोनों तरफ फर्क आ रहा है। तो फिगर बताएं। फॉर एग्जांपल अकाउंट्स पेएबल सर कैश की कितनी अजीम कर, ठीक है 10,000, तो डबल एंट्री बनेगी 10,000 मींस पेएबल मींस लायबिलिटी कम हो जाएगी और कैश भी कम हो जाएगा। तो आफ्टर दिस ट्रांजैक्शन
हमारे करंट एसेट्स फिर 40 रह जाएंगे और करंट लायबिलिटीज 90 रह जाएंगी। दोबारा कैलकुलेटर पकड़े, ये जब दोनों तरफ फिगर आ जाती है फिर शायद यही डिसाइड हुआ था कि हम लिख के फाइनल करें। अगर तो सिर्फ फार्मूले के ऊपर इंक्रीज या डिक्रीज है, कुछ रिवाइज किया ना प्लीज, और अगर नीचे इंक्रीज या डिक्रीज है इक्वेशन में फिर तो शायद स्टेट में हम पहुंच जाएंगे, लेकिन अगर दोनों तरफ हो फिर शायद लिख के करना चाहिए। तो 40,000 डिवाइड बाय 90 करें, 0.4544 चले, तो देयरफॉर क्या मतलब बना फिर इसका, रेशो बढ़ रही कम हो रही है, ठीक है जी, डिक्रीज लिखने पर। तो अगर रेशो में दोनों तरफ फर्क आ रहा हो लिख लेने से शायद बेहतर पता चलेगा। वर्किंग कैपिटल में तो डेफिनेटली पहले भी 50,000 नेगेटिव वर्किंग कैपिटल है और बाद में भी अमाउंट के टर्म में 50,000 ही नेगेटिव वर्किंग कैपिटल, लेकिन रेशो की बात हो तो दोनों तरफ अगर इफेक्ट आ रहे हैं फिर फिगर्स लिख के डिसीजन लेना जरा बेहतर है। अगर सिर्फ इक्वेशन में ऊपर फर्क आ रहा हो, ऊपर अगर इंक्रीज है फिर तो रेशो, ये तो ठीक है ना यार, कितना तो याद है। न्यूमरेटर कहते हैं डिनोमिनेटर कहते हैं, अगर उसमें इंक्रीज आ रहा हो फिर तो रेशो बढ़ेगी, डिक्रीज आ रहा हो, लेकिन अगर न्यूमरेटर में डिक्रीज आ रहा हो फिर रेशो बढ़ेगी। इस तरह ईपीएस में अगर नंबर ऑफ शेयर्स कम हो जाए तो ईपीएस बढ़ जाती है, तो बेस में अगर फिगर बढ़ रही है तो रेशो कम हो जाएगी, और अगर बेस में कम हो रही है तो रेशो बढ़ जाएगी। लेकिन अगर दोनों तरफ, अब दोनों तरफ इफेक्ट आना था ना इसका, करंट एसेट्स में भी और करंट लायबिलिटीज दोनों तरफ आना, तो शायद यही डिसाइड हुआ था कि इसके फिगर्स कुछ अज्यूम कर लेंगे। चलो आगे, फिर एक छोटी सी वर्किंग है, लेंथ ऑफ वर्किंग कैपिटल साइकिल, क्या वर्किंग स्टार्ट हो गया नहीं प्लीज ऑनलाइन स्टूडेंट्स। ये चल रहा है जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स। जी सर, नियरेस्ट
क्या फॉर्मूला जी वर्किंग कैपिटल साइकिल का? हो गया कंप्लीट? ऑप्शन बी ठीक है। फोर्थ सोचें। जी नंबर 3 तक हो गया। 4 जी इजी है शायद यार। स्टॉक्स है, फिनिश गुड्स का स्टॉक है, फिर रॉ मटेरियल का स्टॉक है। रॉ मटेरियल्स एंड कंज्यूम होने वाली चीजें। एसेट टेस्ट रेशियो का फॉर्मूला क्या है? इसमें से करंट एसेट्स में से इन्वेंटरी निकल जाती है। लॉन्ग टर्म लोन से बहस में नहीं है। अकाउंट्स पेबल आएंगे, लाइबिलिटीज चीजें तो और भी आएंगी, लेकिन इससे लिस्ट के मुताबिक सिर्फ अकाउंट्स पेबल ही। 5 में वर्किंग है जी, करें वर्किंग। जी जी एवरेज रिसीवेबल टर्नओवर टाइम्स में फॉर्मूला। $630 minus 90 क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज का डाटा अवेलेबल है 72 प्लस 108 डिवाइड बाय 2। उलट लिखना लगे 2015 है ओपनिंग 108 प्लस 72 जी टाइम्स में आंसर 6। ठीक है जी। चलिए एक लंबी वर्किंग है 6 मिनट ट्राई करें, रिवाइज करा जरा फॉर्मूला। करें वर्किंग करनी सारी फिगर सॉल्व करेंगे तो पता चलेगा कि सही है कौन सी स्टेटमेंट।
पॉइंट सी के लिए कौन सी रेशियो निकालनी पड़ेगी? डेटर्स आर पेइंग मोर क्विकली, इसका कैसे पता चलेगा? डेटर डेज ही हो पेइंग मोर क्विकली। हाँ जी, जी ऑल स्टूडेंट्स आप ऑप्शंस बनाओ। जी सर, फिगर सामने रख के डिसीजन लें, करें सॉल्व। हाँ जी,
कि रेशियो में स्टॉक लेस नहीं होगा, तो आप कर रहे हैं, मैंने कब क्या ना करें, मैंने लिए ही वो है जिसमें से लेस नहीं होगा। आपको किसने कहा बोर्ड से देख के लिखे, एवरेज नहीं होगा, जादू भी होगा। बोर्ड से देख के ब्रैकेट क्लोज करें, ओनली बोर्ड से देख के क्लोज नहीं से करें। जब मैंने स्टॉक लिया ही नहीं है क्विक रेशियो में, मैंने जो करंट एसेट्स नहीं है, तो आप अपनी वर्किंग करेंगे। एवरेज कब होता है जी? दोनों सालों की वर्किंग करनी है या एक साल की करनी है? तो एवरेज क्यों नहीं किया? किस तरह के सवाल हो रहे हैं जी? ऑप्शन ए बी सी डी ढूंढना क्या था? करंट एसेट किसे कहते हैं? करंट एसेट ज्यादा है या कम है? नेट करके करंट एसेट्स ज्यादा है, तो क्या इंक्रीज है? 2014 से 15 में जा रहे हैं। क्विक रेशियो इंप्रूवमेंट का क्या मतलब होगा? क्विक रेशियो बढ़े या कम हो? और कस्टमर्स मोर क्विकली पेइंग का क्या मतलब होगा? डेज बढ़े या कम हो? क्रेडिटर डेज क्विकली का मतलब डेज कम हो। तो कौन सी ऑप्शन ठीक है? ए और सी ठीक है। क्विक रेशियो तो डिक्रीज हो रही है और क्रेडिटर डेज भी बढ़ रहे हैं, ठीक है, लेट दे रहे हैं। एवरेज कब करते हैं सर? जब सारे रेलिवेंट ईयर्स में हो सके। रेलिवेंट ईयर्स यहाँ कौन कौन से हैं? 14 भी और 15 भी। 14 में नहीं कर सकेंगे, रीजन 13 का डाटा नहीं है। और क्विक रेशियो में आपने करंट एसेट्स में से स्टॉक निकालना होता है, तो हमारे इस क्वेश्चन में करंट एसेट्स में सिर्फ क्या ही है? कौन कौन से दो फिगर्स करंट एसेट्स में? 3। इन्वेंट्री है, अकाउंट्स रिसीवेबल है और बैंक बैलेंस है। मैंने जब फिगर्स लिखी हैं तो मैंने सिर्फ 2 ही लिख ली हैं, तो तीनों लिख के माइनस करते हैं। चले 7 में तो एक मिस्टेक है, 8 में है। अब इस तरह करनी ना करें, गेम सीरियस हो रही है। तो करंट रेशियो 2:1, ये एक मेरे साथ और करें, उसके बाद फिर आप कोशिश कीजिए। करंट रेशियो 2:1 का क्या मतलब? क्या किसके मुकाबले में डबल है? करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज के मुकाबले में डबल है, तो कहता है दिस रेशियो विल डिक्रीज, ये कम हो जाएगी इफ नंबर ए रिसीव कैश इन रिस्पेक्ट ऑफ अ लॉन्ग टर्म लोन। ये तो शायद बगैर फिगर्स लिखे भी हो सकता है। नहीं मतलब इससे क्या होगा? इससे रेशियो बढ़ेगी या कम होगी? होगा, तो ना करें, रेशियो बढ़ेगी ना। डबल एंट्री बोलनी है आपने, डबल एंट्री। कैश डेबिट होने से क्या होगा? कैश बढ़ने से क्या होगा? करंट एसेट्स बढ़ने से क्या होगा? हाँ, लोन नहीं, लोन इधर नहीं है, तो सिर्फ न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर में शायद विल रिसीव कैश इन रिस्पेक्ट ऑफ शॉर्ट टर्म लोन। अब यहाँ कैश भी बढ़ेगा और शॉर्ट टर्म लोन भी बढ़ेगा, तो मेरा ख्याल है इसको फिर कुछ ना कुछ लिख के फाइनल फैसला करें। पेज एन एग्जिस्टिंग ट्रेड पेबल्स, अब इसमें भी क्रेडिटर्स भी होंगे और कैश दोनों पे इफेक्ट आएगा, ठीक है। पेबल डेबिट कैश क्रेडिट पे डी भी है, लेकिन डी भी पुरानी चीज है, इसको लिख के करना चाहिए। 2:1 कोई फिगर मुझे सजेस्ट करें। 10,000 क्या? ठीक है, 5,000 और देयरफॉर 5,000 लायबिलिटी रखना कंपलसरी है, उसकी क्या वजह? 2:1 मेंटेन करना,
रखा एक दफा करवा दें, आगे फिर आप ट्राई करिएगा। अब नंबर 1 तो वैसे करने की जरूरत नहीं, टाइम वेस्टिंग है। नंबर 1 समझ आ रहेगा, ये रेशियो हमारी यहाँ बन जाएगी 2:1, और हमने देखना क्या है कि रेशियो हमारी डिग्रीज की सिचुएशन में हो। तो नंबर बी एंट्री बोलो, तो फिगर बताएंगे, कैश डेबिट शॉर्ट टर्म लोन क्रेडिट, फिगर को अज्यूम करो 2000, चलो 2000 कैश करंट एसेट्स में बढ़ जाएगा और 2000 ही लाइबिलिटीज में बढ़ेगा। टोटल यहाँ तक हो जाएगा 12,000 और इधर हो जाएगा 7,000। सही होना ना यार, कैलकुलेटर पकड़ा। 1.71 से क्या पता चला, जाने दें यार, कम हो रही है यार, यही नहीं पता चला। प्लीज 12,000 डिवाइडेड बाय 7,000 का आंसर क्या आया? मैंने एक क्यों नहीं वर्किंग की, उसमें तो बड़ा सीधा पता चल रहा है क्या कैश इंक्रीज हो रहा है, जरूरत नहीं। तो अब मैं डिग्रीज ढूंढना था, ठीक है भाई, ठीक है। बाकी भी अगर करना चाहे तो कर तो सकते हैं, लेकिन शायद जो डिग्रीज ढूंढना था अगर मिल गया तो आगे जाने की शायद जरूरत नहीं है। नहीं, उसने ये नहीं पूछा ज्यादा डिग्रीज था, वेयर इज मोर डिग्रीज, रेशियो डिग्रीज कब करेगी, कर लेते हैं अगर आप कहते हैं, बाकी भी करें। अच्छा डिग्रीज पूछा, ओके। तो प्लीज इसका वे आउट यही है कि इसकी एंट्री सोची जाए और इसके इफेक्ट जहन में लाए जाए। कुछ भी नेट इफेक्ट 0 उसको। जी करिए ना जी, 9 पे है। बड़ा बातें हम कहानी खत्म करें यार। 9 वैसे मैं पढ़ देता हूँ, लेकिन आप खुद करें। आरएस लिमिटेड हैज पॉजिटिव वर्किंग कैपिटल का मतलब है करंट एसेट जाता है, ठीक है। व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ डिविडेंड ऑफ डिक्लेयर्ड डिविडेंड, डिक्लेयर्ड पेएबल डिविडेंड, डबल एंट्री बताएं। ओके सॉरी, एक सेंटेंस अभी चल रहा है। What will be the what effect will the payment of a declared dividend using cash? जी डिविडेंड डिक्लेयर हुआ या पे हुआ? नहीं मतलब वो पे डिक्लेयर का बता रहा है या डिक्लेयर होके पे का कह रहा है? एंट्री बता। हाँ जी, पेएबल डेबिट कैश, डिविडेंड पेएबल डेबिट कैश। वो कहता है पॉजिटिव वर्किंग कैपिटल है अगर डिक्लेयर डिविडेंड पे किया जाएगा, व्हिच मींस डिविडेंड डेबिट और पेएबल क्रेडिट, डिविडेंड पेएबल सॉरी डेबिट और कैश क्रेडिट अगर किया जाएगा, तो आपसे पूछ रहा है इफेक्ट किस पे होगा, नंबर 1 करंट रेशियो पे और नंबर 2 वर्किंग कैपिटल पे। कोई इंडिविजुअली ट्राई करेंगे, फिर फिगर जरा खुद से गेस करेंगे। वर्किंग कैपिटल पे भी इफेक्ट पूछ रहा है और करंट रेशियो पे भी पूछ रहा है, तो फिगर जरा सामने रख के ट्राई करें। जी हो गया जी, कौन से ऑप्शन कैसे विदाउट वर्किंग? नहीं विदाउट वर्किंग वैसे हो सकता है, लेकिन 12 लेके ठीक है, वर्किंग कर ली तो वर्किंग कैपिटल का इफेक्ट तो पता चल सकता है। जितने से लायबिलिटी कम होगी उतने से कैश कम होगा, तो वर्किंग कैपिटल तो शायद सेम रहेगा। वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है, जो डिफरेंस है वो तो शायद सेम रहेगा। करंट रेशियो भी थोड़ा सा सोचा जा सकता है वैसे, लेकिन लिख लें तो ज्यादा बेहतर। जितनी देर में शायद सोचना उतनी देर में इस फिगर सामने आ जाती है।
98 डिवाइड बाय 78 कीजिएगा। 1.26 जी। ऑप्शन बी ओके, ऑप्शन बी ओके है सर। वर्किंग कैपिटल पे इफेक्ट क्यों नहीं आएगा? जितने रुपए से करंट एसेट्स कम हो रहे हैं उतने ही करंट पैसों से करंट लायबिलिटीज भी कम हो रही है। 10 होना चाहिए। मेन यही चीजें थी जिनकी जरा मैं चाह रहा था जरा रिवीजन हो जाए। कोशिश करें। जी चल रहे हैं जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स। ये मूवी तो ये सामने वो लाइट्स बंद कर। ऐसी कुछ फिगर्स अज्यूम करनी है आपने जिसमें करंट रेशियो 2:1 हो और क्विक रेशियो स्टॉक निकाल के 0.8 हो। इंडिविजुअली ट्राई करें जरा। डबल एंट्री अभी भी क्या है?
किस एंट्री के इफेक्ट्स देखने में? हाँ जी, पेमेंट हो रही है डिविडेंड की। डिविडेंड डिविडेंड डेबिट कैश क्रेडिट है या डिविडेंड पेबल डेबिट है? ये जरा देख के डिसीजन है, भी फंस रही है, डिक्लेयर होने के बाद पे हो रहा है। डिविडेंड डेबिट कैश क्रेडिट या डिविडेंड पेबल डेबिट? डिक्लेयर होने के बाद अगर पे हो रहा है तो पेबल डेबिट हो, तो इसलिए तो शायद वर्किंग कर रहा है, वरना तो शायद सिंपल हो जाना। ये एक मिनट कर लेंगे। जी सर, जिन्होंने कर लिया कौन सा आंसर है? ये नहीं है, वर्किंग करनी पड़नी तभी सही पता चलेगा। हाँ जी, बी है। बिकॉज जो भी अज्यूम करें अपनी करें, लेकिन कोशिश करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज में दोनों में कमी आएगी सेम अमाउंट, और क्विक एसेट्स में भी चेंज आएगा, लेकिन ये तभी पता चलेगा अगर क्विक एसेट्स आप पहले सही मेंटेन करेंगे। 0.8 का मतलब क्विक एसेट्स 80% हो गए, करंट लायबिलिटीज 50%, सॉरी करंट लायबिलिटीज के मुकाबले में क्विक एसेट्स 80% हो, तो जो भी करंट लायबिलिटीज अज्यूम किए वो तो सेम रखेंगे, करंट लायबिलिटीज वही होंगी जो करंट रेशियो में, लेकिन करंट एसेट्स अगर डबल हैं और क्विक एसेट्स 0.8 है, इसका मतलब करंट लायबिलिटीज का 80% रखना। फिगर कोई डिफरेंट अज्यूम तो आप कर सकते हैं, लेकिन मेरा ख्याल पहली फिगर जैसा ये अज्यूम नहीं किया। करंट एसेट्स कितने लिए? 2 1 तो बना लिया ना। कितना कितना लिए फिगर? 50 25 अगर लिया तो 25 नीचे सेम रहना, तो 25,000 का 80% करें, वो 20,000 होने चाहिए, कोई कैसे फिर 20,000 हो, इसका मतलब 30,000 स्टॉक को सीम करना पड़ेगा। अगर करंट रेशियो टू 1 है तो फिर क्विक रेशियो 0.8 भी तो रखनी है, दोनों को सेम रखना, फिर उसके बाद वर्किंग करें। अगर आपने 25,000 करंट लायबिलिटीज दी है तो करंट लायबिलिटीज तो दोनों रेशियोज में सेम रहेगी, लेकिन क्विक रेशियो में करंट लायबिलिटीज करंट एसेट्स का फिर 80%, 0.8, तो 25,000 का 80% मीन 20,000 होना चाहिए। तो आपकी जो दूसरी रेशियो की फिगर है वो 20,000 और 25,000 है। और किसी ने क्या अज्यूम किया? 2000 और 1000 अगर किया तो 800 हो गया आपके क्विक एसेट्स, तो ठीक होना चाहिए। फिगर्स डिफरेंट हो सकती है, लेकिन फिर जो फिगर्स डिफरेंट है उसका रेशियो लेकिन सेम है। जी लास्ट लाइन वाला कहाँ तक पहुंचे? ये होगी रेशियो, क्या आंसर है इसका? नंबर 10 का आंसर बता दीजिए। भी ठीक है जी। फॉर आगे अगर किसी ने लिखनी वर्किंग तो लिखना, लेकिन इंडिविजुअली ट्राई तो करना। आप लोग दोबारा मौका गनीमत जान के बातें शुरू हो गई, शायद दोबारा चांस ना आए। जी नंबर 11 शुरू करो।
अब ये भी सही सोचने वाला है। आवाज ठीक है? बताओ। जी सर, ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला ये सही नहीं ऑप्शन है। ग्रॉस प्रॉफिट कितना दिया हुआ, फॉर्मूला बताइए ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज का। ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल्स इनटू 100। ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? 90 गिवन है। दो गलती हैं, सेल ज्यादा हुई हुई है, सेल कम करेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट में फर्क पड़ेगा। सेल ओवर स्टेटेड को ठीक करेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट पे इफेक्ट आएगा। प्लस करेंगे माइनस, सेल कम करेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट कम हो जाएगा। आगे क्लोजिंग स्टॉक अंडर स्टेटेड है, क्लोजिंग स्टॉक से प्रॉफिट पे इफेक्ट आएगा। कम हुआ होगा ज्यादा हुआ होगा, तो हम जब बढ़ाएंगे क्लोजिंग स्टॉक तो उससे क्या होगा, प्रॉफिट 15 से बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ग्रॉस प्रॉफिट रिवाइज होकर हो जाएगा 60। ठीक है 60 सर। अब डिवाइड बाय क्या होना था, सेल। अब सेल थी 360, सेल में कोई चेंज आएगा क्या, 45 माइनस हो जाएगा, और क्लोजिंग स्टॉक से भी सेल में चेंज आएगा। सेल में तो क्लोजिंग स्टॉक से फर्क नहीं ना पड़ेगा, तो सेल 45 माइनस होगा 315 हो जाएगा इनटू 100। क्या आंसर है? ठीक है, ठीक है सर। जी ठीक है, ऑनलाइन सर करें जी। नंबर 12 करें। नंबर 12 में बस 1 मिनट लगना चाहिए। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का फार्मूला सेम में जल्दी से बुकिंग कर।
हाँ ये तो सिंपल है। देखिए फॉर्मूला है रिटर्न प्रॉफिट जी, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना लग रहा है? 86,400 ही डिवाइडेड बाय प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस जी। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या क्या लेना है? हाँ जी, कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या क्या है? इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म लोन जी, करें फाइनल। इक्विटी में क्या क्या आएगा? 171 प्लस 13,500 और 63,000। ठीक है। लॉन्ग टर्म लोन है कोई? लॉन्ग टर्म लोन्स के चंद एक नाम ही बता दें। डिबेंचर और देख के बताएं यार, इस तरह की चीजें याद होनी चाहिए। लॉन्ग टर्म लोन किस किस नाम से हो सकते हैं? हाँ तो देख के बताएं ना यार। बॉन्ड्स और रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर देन ये रिडीमेबल या रिडीमेबल? ये आपके पास एक जो क्वेश्चन है इसमें रिटेन अर्निंग्स की फिगर है, टाइप नहीं हुई सही, एक लाइन मिसिंग है इसमें, जरा देख लो। शेयर प्रीमियम के नीचे रिटेन अर्निंग्स की फिगर मिसिंग है। $63,000 रिटेन अर्निंग्स की फिगर जरा नहीं यार, फैसला टाइप नहीं हुई जी। आंसर भी ठीक है। चले 13 करें, ये तो फिगर मल्टीप्लस में हो गया। 13 तक पहुंचा। सवाल में मौजूद है सर, अपने हाथ से कंप्लीट करें। ये हो सकता है आपको कल तक में मिले, क्वेश्चन में टाइप नहीं होगा, टाइपिंग एरर है क्वेश्चन जी। 13 करें।
जी डेटर डेज तकरीबन 46 ही है, 45.625। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस भी। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। सेल्स दी हुई है, कॉस्ट ऑफ सेल्स निकल आएगी, तो ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स सोचा ये 45% होता है। अब इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, डेटा डेज में सिर्फ क्रेडिट से रहेगी और ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करते हुए 100% सेल है। ठीक है जी, ऑप्शन बी एंड डी ठीक है, बी डी ठीक है सर। सिर्फ 14 में भी मिस्टेक्स हैं, 15 पे है। कर रहे हैं प्लीज, या बस देख के लिखा है 15, जस्ट 1 मिनट। कॉस्ट ऑफ सेल कैलकुलेट करेंगे सर, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये cost of sales to 40,500 divided by एवरेज हो सकता है। ये भी जरा क्लियर रखें, जब डाटा हो तो फिर एवरेज, एवरेज का डाटा है, ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक्स है, तो 40 प्लस 60 डिवाइड बाय 2। अब आंसर हमारा आ रहा है 4.8 1 टाइम्स, तो अगर एग्जैक्टली नहीं है तो फिर क्लोजेस्ट ढूंढना है। अप्रोक्सीमेटली कितना, ठीक है प्लीज। ये हो गया नहीं 15, 16 ट्राई करें जी, बस थोड़ा सा टफ है, जरा देखते हैं, देखना चाह रहा हूँ मैं क्या तक सोच सकते हैं। रेशियोज के अंदर अंदर फिगर्स होंगी। एवरेज नहीं करना सर, डिवाइड बाय 2 करिए, हो गया। तो 16 में डिस्कस करता हूँ, जरूरत पड़े वैसे मैंने ट्राई करें 2 मिनट में। एक मिनट और ट्राई करें। फाइंड आउट क्या करना है आपने, कॉस्ट ऑफ क्रेडिट सेल ट्राई करिए।
क्रेडिट सेल कहीं से आ सकती है? टोटल सेल तो दी हुई है, टोटल सेल में कैश सेल हो सकती है। अब क्योंकि डेटा अवेलेबल है आपके पास डेटर्स कलेक्शन पीरियड का और एवरेज डेटर्स भी अवेलेबल है, तो शायद क्रेडिट सेल आप निकाल सकते हैं। फॉर्मूला बताएंगे डेटर्स कलेक्शन पीरियड का? एवरी डेटर्स डिवाइडेड बाय नेट क्रेडिट सेल, नेट क्रेडिट सेल और मल्टीप्लाइड बाय 365। इस रेशियो का आपके पास आंसर अवेलेबल इस डेटा में 64। एवरी डेटर्स भी अवेलेबल है 32। क्रेडिट सेल एक्स फाइंड आउट किया जा सकता है, करें जरा, ट्राई 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 प्लीज। अगर आंसर गिवन है तो रिवर्स वर्किंग हो सकती है। अब x मींस मैंने x क्या रखा है, तो x आ गया आपके पास 182 500 विच मींस क्रेडिट सेल आ गई। फर्स्ट लाइन में जाएगा, मार्जिन ऑन सेल दिया हुआ, होपफुली ये बातें कुछ याद होगी होंगी आपको। अब ये जो सेल है ये 100% है, 25% है। अब कॉस्ट निकाली जा सकती है यहाँ से, कैसे? 182 500 डिवाइडेड बाय 100 एंड मल्टीप्लाइड बाय 75 कैसे? अगर मार्जिन दिए हुए 25% तो 100 सेल होगी और 75% कॉस्ट ऑफ सेल होगी। आ जाएगा याद है एक मसला। तो पहले क्या निकाल सकते हैं, फिर क्या निकाल सकते हैं? क्रेडिट सेल निकालना है, फिर कॉस्ट ऑफ क्रेडिट सेल निकालना है। अच्छा, अगर वो ये कहता है कॉस्ट ऑफ सेल निकालना है, तो कॉस्ट ऑफ सेल में शायद टोटल दोनों सेल आ जाएंगे, लेकिन आपसे सिर्फ मांग रहे हैं कॉस्ट ऑफ क्रेडिट सेल। कैलकुलेटर पकड़े, अगर 4 लाख की बेस पे कॉस्ट ऑफ सेल निकालनी है, 4 लाख की बेस पे कॉस्ट ऑफ सेल निकालनी है, तो फिगर्स बोल के बताएं कैसे करेंगे? 4 लाख डिवाइड बाय 4 लाख डिवाइडेड बाय 100 इंटू 75, तो ये 3 लाख जो था ये टोटल कॉस्ट ऑफ सेल। तो आपसे मांग रहा है कॉस्ट ऑफ क्रेडिट सेल, तो ये कितनी फिगर आती है? ठीक है जी, ऑप्शन है ये, ठीक है, बना लें इसमें। नंबर 17, ये जो आपके राइट और लेफ्ट साइड पे बैठे हैं इनको खुद करने थे, ये उनको एक डिस्टेंस बढ़ाए थे। ये आपके पेज पे काफी ज्यादा ऊपर गिरे हैं, तकरीबन गिर जाएंगे। हमने अज्यूम किया है 7 से देख के लिख रहे हैं, से बात बन जाएगी, तो थोड़ा सा और इनका गैप बढ़ाना है। अभी भी नहीं बढ़ा, काफी बढ़ा है, और थोड़ा ये राइट साइड वाले से भी रिक्वेस्ट करें। कोई मसला को मुझे पता है, लेकिन इस तरह भी कोई फायदा नहीं। बोर्ड से देख, एक बंदा कर रहा है, 3 बंदे देख रहे हैं, और अज्यूम ये हो रहा है सब सबका हो गया जी। 17 में कौन सी रेशियो मांग रहा है? रिटर्न ऑन लॉन्ग टर्म फंड्स कह दिया उसने, तो क्या फॉर्म कौन सी रेशियो होगी? रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड लिखना है, कैपिटल एंड इक्विटी, कैपिटल एम्प्लॉयड लॉन्ग टर्म लोन्स, इक्विटी लॉन्ग टर्म लोन्स, इस तरह की छोटी छोटी चीजें ना मेंशन कर दीजिए। मकसद यही है कि जरा अगर कहीं वर्ड यूज हो रहा है तो जरा आइडिया हो जाए। करें, वर्किंग सिंपल है बस।
19.87 शायद बनता है। फॉर्मूला क्या है जिसे हमने यूज किया? तो वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट के नाम से वैसे ही प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 1431। और कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या होता है? इक्विटी और नॉन कम लोन शायद वैसे उसने ऐड करके बता दी। ये तो हो गया ना प्लीज। चलिए अभी 18 उसी से मिलता जुलता होगा जिसका 16 है। इंडिविजुअली ट्राई करेंगे। ये जो 18 और 19 है, अभी जरा पहले इंडिविजुअली उसी तरह करके देखें जिसका 16 था। पहले 18 जरा फाइंड। सी ठीक है 19 करो। ये 18 हो गया मिस्टर Yes, sir. क्या आंसर है? CF. ठीक। तो सुबह आपके साथ एग्जाम है? हाँ. नहीं वो तो इस क्लास में नहीं। लेके कल आइए किस टाइम? This time out. 8 में आगे तो नहीं आप बता ये तो 11 बजे जी सर 18 क्या चाहिए होगा फिर क्या मिलेगा? सेल ढूंढनी है, कॉस्ट ऑफ सेल आ सकती है यहाँ से कैसे? इन्वेंट्री टर्नओवर का एक आंसर दिया हुआ 10 टाइम्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स कॉस्ट ऑफ सेल एक्स हो जाएगी डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री मल्टीप्लाइड बाय सॉरी इज इक्वल टू 10। एवरेज इन्वेंट्री बन जाएगी ओपनिंग इन्वेंट्री 108 क्लोजिंग इन्वेंट्री 144 डिवाइड बाय 2 is equal to 10 x is equal to 1,26,000 अब कॉस्ट ऑफ सेल है। कॉस्ट ऑफ सेल से सेल बनाएंगे मार्जिन दिए हुआ 30%। अब 30% ग्रॉस मार्जिन का मतलब क्या? व्हाट इज 100 और व्हाट इज 30? तो 70% फिर कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगी। तो कैसे वर्किंग करो? 1260,000 5,60,000 डिवाइड बाय 17। अब ये कॉस्ट से सेल निकालनी थी आपको। इससे ऊपर जो 16 में वर्किंग है वो सेल्स से कॉस्ट निकाल। ठीक है प्लीज हो रहा आंसर आ जाएगा 18 में।
सही एफर्ट करेंगे, मकसद यही था कि जरा ध्यान खुले हो। 19 करें, 19 भी सीधा मिसिंग फिगर निकालनी है इन्हीं रेशियोज के अंदर अंदर रहेगी। हाँ जी ठीक है। जी ठीक है पीटर। करंट रेशियो को यूज करके पहले करंट एसेट्स आ सकते हैं। करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज इज इक्वल टू 2.5। करंट लायबिलिटीज में 12,000 और 3,000 दो फिगर्स अवेलेबल है, तो करंट एसेट्स को x रख के बनाया जा सकता है। Therefore x current assets means 37,500। अब इस फिगर को क्विक रेशियो में यूज किया जा सकता है। करंट एसेट्स माइनस एक्स में जब स्टॉक निकालना है हमने, डिवाइडेड बाय 15,000 इंटू इज इक्वल टू 1.5। ये प्लीज बात समझ आ रही है सबको? चलते रहे, जो उन्होंने कर लिया आगे। 20th करें। लोन नोट्स क्या होते हैं? रेशियो नंबर 17 में ढूंढो। लोन नोट्स क्या चीज है? लॉन्ग टर्म लोन का नाम है, लोन स्टॉक, लोन नोट्स, रेशियो नंबर 17 के दरमियान। लोन स्टॉक है, तो लोन नोट्स भी आया होगा, ये आया होगा, लिख ले साथ में। लोन नोट्स, लोन स्टॉक, डिबेंचर्स, ये सब लॉन्ग टर्म लोन। जी 19 का आंसर बता दीजिए कोई। ठीक है जी बेटा। 20 बेटा पर जी ऑनलाइन कहाँ पहुंचे? जी कंप्लीट करें 20। प्रेफरेबली कौन सा फार्मूला लगाएंगे जी गेनिंग रेशियो में? लॉन्ग टर्म लोन डिवाइड बाय इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म लोन, 24.3 बनेगा। yes sir, लोन किस किस नाम से? एक 32 है, लोन नोट्स है, और रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर भी लॉन्ग टर्म लोन है। तो 32 प्लस 24 प्लस 16, और इक्विटी किसको इकट्ठा करके बनेगी? 80 प्लस 104 प्लस रिवैल्यूएशन सरप्लस 40। ठीक है।
तो गेयरिंग रेशियो फाइनली हो जाएगी मेरा ख्याल 24.3, 1 डेसिमल प्लेस। चलिए इकट्ठे हो जरा, इससे आगे जरा कुछ रेडी कर, एक दो मेरे साथ जरा सुनना जरा। ये 20th कर रहे हैं, नहीं जो वर्किंग कर रहे हैं जनरल सर 20th हो गया। 21st से आगे मैं साथ जरा चले, मैं फिर बताता हूँ जो आपने इंडिविजुअली करना। ये पढ़ेगी 21st। सॉल्वेंसी का मतलब होता है, इंसॉल्वेंट का मतलब क्या होता है? इंसॉल्वेंट दिवालिया का मतलब क्या होता है? बैंकक्रप्ट का मतलब क्या होता है? कि कंपनी इस पोजीशन में नहीं कि अपने पैसे दे सके। तो सॉल्वेंसी मींस होता है सेफ मार्जिन ऑफ सॉल्वेंसी का मतलब हो जाएगा अगर हमने मेजर करना है कंपनीज एबिलिटी, ये लिखा थोड़ा सा बढ़ दो, कंपनीज एबिलिटी टू पे इट्स लायबिलिटी। तो इसके लिए जरा वैसे तो लिक्विड रेशियो और कोई करंट रेशियो दोनों ही हो सकती हैं, लेकिन नॉर्मल रेशियो जो है करंट रेशियो। बाकी इसको मैं अभी आगे जाके फर्दर बताता हूँ। इस सॉल्वेंसी मीन जरा बता दें क्या होता है? कंपनी की काबिलियत के वो पैसे दे सकती है नहीं, लायबिलिटी सेटल कर सकती है नहीं। तो इंसॉल्वेंट कंपनी क्या कहलाएगी, क्या मतलब होगा? जो अपने पैसे देने की पोजीशन में नहीं है। ठीक है, तो इसका करंट रेशियो उसका टिक लगा लें, फिर आगे जाके बताओ फर्दर। नंबर 2 22 सर, ये बताएं आप। लिक्विड रेशियो इज आल्सो नोन एज, देख ले फार्मूला रेशियो नंबर 3 का, उसके दो नाम भी थे, क्विक रेशियो भी एसेट टेस्ट। ज्यादातर तो क्विक रेशियो एसेट टेस्ट ही है, लेकिन उसका एक लिक्विडिटी रेशियो भी नाम है। कौन सी ऑप्शन बनेगी? 23rd जरा इंडिविजुअली ट्राई करें। 1 मिनट for 23। अब डेटा उसने ज्यादा दी हुई, शायद सारा जरूरत नहीं है। करंट एसेट्स निकालने हैं, करंट लायबिलिटीज 10 मिलियन है, और करंट रेशियो का आंसर शायद चलेगा 1.6 टाइम्स करंट रेशियो का आंसर है, तो 16 मिलियन करंट एसेट्स निकाले जा सकते हैं। ठीक है जी, प्लीज बैलेंसिंग फिगर आ सकती है करंट एसेट्स। ट्वेंटी 24 में ये रेशियो आपकी बुक में तो नहीं था, लेकिन इसमें एमसीक्यूज में आई हुई है, तो इसका बर्ड अंडरलाइन करें। वर्किंग अब लिखा हुआ तो एक फार्मूला लिखा हुआ, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, सेल्स डिवाइड बाय वर्किंग कैपिटल। सेल्स डिवाइडेड बाय, ये करें वर्किंग, सेल्स डिवाइड बाय वर्किंग कैपिटल किसे कहते हैं? हाँ, ये करके सॉल्व करें, वर्किंग कर ले, लिख के कर,
सेल्स डिवाइड बाय वर्किंग कैपिटल, एक फार्मूला लिख लीजिएगा लेकिन साथ, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो 500, सेल्स डिवाइड बाय करंट एसेट्स है 150 और करंट लायबिलिटीज है 100, 10 बन जाएगा शायद। ये 24 पे करा इकट्ठे, ओके 25 पे पहले अपने 2 मिनट लगाने, फिर मैं डिस्कस करता हूँ। फिगर्स अगर जूम करके सोचेंगे तो शायद हो जाएगा। जी कोई ओपिनियन देना चाहे 25 के बारे में? नहीं सही है, जो भी मतलब जो भी समझ आता है, मैक्सिमम गलत हो जाएगा लेकिन आप कोशिश तो करनी है जी। कोई और नहीं, कैसे गैस किया ये डी? आप वर्किंग करेंगे तो हो जाएगा। डेटर टर्नओवर रेशियो टाइम्स में फार्मूला बताएं। डेटर टर्नओवर रेशियो फार्मूला बताएं। टाइम्स 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 फॉर एग्जांपल 12 लाख सेल हो गई और 1 लाख रुपया डेटर्स हो गए, मैंने 12 टाइम्स आंसर बनाने की कोशिश की है, ठीक है। अब ए बताएं, ए 1/12 of the debtor will run out of bad, इसका ये मतलब तो नहीं होता। बी debtors are 12 times as big as creditors, in any given month 12 debtors are expected to pay, नहीं मतलब ये भी पता होना चाहिए ना कि ये तो कोई सेंस नहीं है। अब इसी टाइम्स के अगर फिगर्स हैं तो इसे उलट करा के जरा मंथ्स में आंसर निकाल सकते हैं अगर हमें ये पता हो फिगर्स। डेज का फॉर्मूला बोलो, 1 लाख उलट हो जाएगा, 1 लाख डिवाइड बाय 12 है और नीचे क्योंकि डे नीचे मंथ्स में बात कर रहा है 1 मंथ तो इनको 12 कर सकता हूँ, आंसर सॉल्व करें। नहीं आप 365 कर रहे हैं, आप 365 कर रहे हैं, मैंने इंटू 12 क्यों किए क्योंकि नीचे मंथ्स में बात कर रहा सर 30 नहीं आ रहे सर, 30 पॉइंट समथिंग आ रहे हैं और अगर 30 आ भी रहे हैं तो हमारा उसमें यूज नहीं कर सकेंगे, हम वो मंथ्स में बात कर रहे हैं। तो 1 मंथ ठीक है, लिखा बता आप लोगों ने कैसे डी तक किया तो वैसे नहीं, आप लोग जो डी बोल रहे थे आपने कैसे वर्किंग की? हो सकता है फार्मूला को रीअरेंज करके
हाँ ठीक है, वो तो डिफरेंट हो सकती है। अगर आपने 12 टाइम्स रखा है, 12 टाइम्स अगर आपका आंसर सही है तो उसको रीअरेंज करेंगे तो आपका 1 मंथ आंसर आएगा। चलो नोट करें, प्लीज नोट करें। 26 करें। अब ये मेरा ख्याल है कि बगैर फिगर्स के हो सकता है बड़े हो गए, लेकिन तरीका यही होता है कि अपनी डबल एंट्री जेन में लाए। व्हाट इज द डबल एंट्री से? कैश डेबिट डेटर क्रेडिट होने से क्या होगा? करंट एसेट्स जितने से बढ़ेंगे उतने ही करंट एसेट्स कम भी होंगे, दोनों का इफेक्ट करंट एसेट्स पे ही होगा। तो करंट एसेट्स बाद में भी सेम ही रहेंगे, कैश डेबिट हो जाएगा और डेटर क्रेडिट हो जाएगा सेम अमाउंट से। इसलिए अल्टीमेटली करंट रेशियो पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, आंसर सी हो जाएगा जी। 27 बस 20 सेकंड्स में कंप्लीट। एसेट टेस्ट रेशियो में डेटर्स आता है कहाँ? करंट एसेट्स में। कैश एंड बैंक आता है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स करंट एसेट्स में। स्टॉक भी तो आता है, आ रहा होता है माइनस कर देते हैं, निकाल देते हैं। चलिए 28 के लिए 30 सेकंड्स। जी इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो लिखा हुआ है, डेज में वर्किंग करूं या टाइम्स में? ओके हाँ जी बिल्कुल सी के नीचे ऑप्शन टाइम पे। तो फार्मूला है कॉस्ट ऑफ सेल्स। निकालेंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स कैसे? T20 हाँ जी 75% डिवाइड 100 इंटू 75 240 डिवाइडेड बाय 30 31 प्लस 29 डिवाइड बाय 2 8 टाइम्स। ओके जी ये 28 तक घटे, उसके बाद जितने भी ये सारे जरा मुझे समझाना है। शुरू करो। 29 करने से पहले जरा 21 पे वापस जाए। एक आया था रेशियो इज कंसिडर्ड एज सेफ मार्जिन ऑफ सॉल्वेंसी, क्या बताया था मैंने? अब उसको जरा ध्यान में रख के और 29 पे डेट इक्विटी रेशियो इज सब पार्ट ऑफ। असल में ये करंट रेशियो या डेट इक्विटी रेशियो ये दोनों सॉल्वेंसी रेशियो है, लेकिन करंट रेशियो जो है ये शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो है और डेट इक्विटी रेशियो जो है ये लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी। शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी और लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी का क्या मतलब होगा? नहीं सॉल्वेंसी, क्या हम शॉर्ट टर्म में नेक्स्ट 12 मंथ्स में अपनी लायबिलिटी सेटल कर सकते हैं? और लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी का मतलब क्या हम 12 ईयर के बाद अपनी लायबिलिटी सेटल कर सकते हैं? तो 21 को वापस जाए, वहां उसने लिखा था सिर्फ सॉल्वेंसी रेशियो, तो और ऑप्शंस में थी करंट रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो थी भी नहीं। लेकिन अब यहाँ क्या पूछ रहा है?
डेट इक्विटी रेशियो के बारे में पूछ रहा है, तो इसमें शॉर्ट टर्म पे टिक लगाऊं या लॉन्ग टर्म पे? ठीक है, ये दोनों का आपस में लिंक रखिएगा जरा 29 के साथ। जब भी कभी 29 पे नजर पड़े 21, और अगर 21 के साथ भी लिखना जरा 29। ठीक है, 21 और 29 को इकट्ठा देखना चाहिए। ये इस बात समझ आ गई प्लीज? ये 30th रैंक क्लियर करें। हाँ ठीक है, कैसे पहुंचे सी पे? सोच। नहीं भाई से पूछ रहा हूँ। नहीं ठीक है, वो याद हो गए, वर्किंग कर रहा है, याद भी होगा। ठीक है, मतलब दोनों मैं वैसे पूछ रही हूँ। चलो वर्किंग करें करें। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स कर लिया, पता था 30th को मुझे अंदाजा हो जाएगा ये फाइनल होगी चीज के नहीं, मतलब पहुंच जाते राइट आंसर तक या नहीं। रेशियो के जो इम्पैक्ट्स हैं जी, जो आप सारे बैठे हैं कंप्लीट हो गए ऑप्शन नहीं। 31st करें, अभी थोड़ी देर पहले शायद इसी तरह की चीज की है। रेशियो नंबर 25 के साथ लिंक करें। 31st जी मिस्टर अली, अब 30th का आंसर बता रहे हैं, 31st का बता रहे हैं। 30th का बता रहे हैं। 30th जी अली, 30th का तो ये सी है, ये वर्किंग करके चेक करें। ये किसका? नहीं यार 31 तो गलत नहीं करें। सॉरी 30, ठीक है 31 ठीक है, सही है। 6 टाइम्स पे फिगर्स बताएं। 12,000 और 2,000, आंसर आ गया 6 टाइम्स। अब इसे रीअरेंज करें, 2,000 डिवाइड बाय 12,000 इंटू 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 12 क्यों किए? मंथ्स में नीचे वर्किंग्स दी हुई, आंसर 2 मंथ्स बनता है। 31 के साथ जरा उसका भी नोट लिखना, 25 नंबर। 32nd ट्राई करें।
ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप भी कर 32 की तरह एफर्ट करके आप बताना। एक बेस्ट एफर्ट करें, कौन सा सॉल्व करें? जी ढूंढना क्या है? कैश फ्लो प्रॉब्लम किसको हो सकती है? नंबर 1 गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस को शायद कैश फ्लो प्रॉब्लम इसलिए नहीं होगी क्योंकि गवर्नमेंट पैसे दे सकती। बी को क्यों नहीं होगी? क्योंकि इसने तो अभी ऑपरेशन बेच के कैश लिया है। सी को हाँ जी, उसका कोई एक्सपेंशन प्लान नहीं है, उसको फ्यूचर में एक्स्ट्रा पैसे की जरूरत नहीं है। डी कंपनी तो प्रॉफिट में, लेकिन उसका प्लान है, बार का मतलब प्लान है। एक्सपेंशन मतलब बड़ी एम्बिशियस मींस, एम्बिशियस का मतलब क्या होता है? नहीं मतलब एम्बिशियस, एम्बिशियस एक्सपेंशन प्लान, बहुत बड़ा एक्सपेंशन प्लान। एक तो है ना एक्सपेंशन प्लान, एम्बिशियस मींस बहुत जज्बाती किस्म से, उसमें फिर ठीक ठाक पैसे चाहिए। ठीक है, 12 ये मेरे ख्याल आपको दोबारा रिवाइज करना पड़ेगा। डी ठीक है। ए का मतलब अगर गवर्नमेंट का कोई इदारा है जो लॉस में है तो उसको तो गवर्नमेंट से पैसे मिल ही जाएंगे ताकि वो बंद ना ही हो, तो इसलिए वो नॉर्मली कैश फ्लो प्रॉब्लम उसे शायद नहीं आएगा। ठीक है। 33 जो है ना ये एग्जैक्टली तकरीबन पीछे ढूंढना 10 जैसा है, तो मेरा ख्याल है इसको होमवर्क करते हैं। 10 में जो रेशियो दी हुई थी ना 2 रेशियो एंड 0.8 रेशियो, उस फर्क शायद सिर्फ ये कि वहां पेएबल डेबिट कैश क्रेडिट था, डिविडेंड पेएबल डेबिट। यहाँ पढ़ के बताएं, यहाँ डिविडेंड पेएबल की जगह क्रेडिट डेबिट और कैश क्रेडिट, तो इसका आंसर शायद सेम हो जाएगा, तो इसके साथ लिखना जरा नंबर 10। अब 34 से ऑनवर्ड जो है ये सारे थ्योरेटिकल शायद है, एक आध न्यूमेरिकल भी नहीं हो नहीं जाएंगे, ये भी करेंगे तो नहीं, अब पहले भी मसरूफ है इधर तो। 34 कंसंट्रेट फुल जी, which of the following would increase gearing ratio? कंसंट्रेट साथ वाले पे नहीं, अपने पे। 33 मैंने कहा इंडिविजुअली कर दीजिएगा नंबर 10 के साथ। 33 मैंने रिक्वेस्ट की है कि वही है 10 जैसा है, तो ये जरा कर लीजिएगा। ये 34 इंक्रीज गियरिंग रेशियो ढूंढना है। गियरिंग रेशियो कब इंक्रीज होगी? नहीं नहीं नहीं, आराम से जब या लोन बढ़ेगा या इक्विटी कम हो, या बेस कम होगी या न्यूमरेटर बढ़ेगा। लोन बढ़ेंगे या इक्विटी कम, तो ढूंढे पहले से क्या होगा? दूसरे से नहीं, दूसरे से भी इक्विटी बढ़ेगी। हाँ नॉमिनल वैल्यू से कम से बढ़ेगी, लेकिन बढ़ेगी अल्टीमेटली बढ़ेगी, बढ़ेगी, लेकिन नॉमिनल वैल्यू जितनी नहीं बढ़ेगी, बस कम, उससे कम बढ़ेगी। बोनस इशू से क्या होगा? एंट्रीज एंड लाइन इसका नहीं फायदा। इशू शेयर्स एंड प्रीमियम की एंट्री, पहले की एंट्री शेयर प्रीमियम, अब कैश का इफेक्ट नहीं है यहाँ गिरेंगे। शेयर कैपिटल शेयर प्रीमियम बढ़ने से इक्विटी बढ़े। दूसरे की एंट्री बोलो, डिस्काउंट डेबिट और शेयर कैपिटल क्रेडिट। अब ये डिस्काउंट से नेट हो जाएगी, लेकिन नेट अमाउंट से शेयर कैपिटल बढ़ेगा। सी की एंट्री डिविडेंड डेबिट शेयर कैपिटल क्रेडिट, तो इससे इक्विटी पे कोई इफेक्ट नहीं है, इक्विटी पे अल्टीमेट इफेक्ट जीरो है। डिविडेंड डेबिट शेयर कैपिटल क्रेडिट चेंजेस इन इक्विटी में प्लस माइनस हो रहा है, अल्टीमेटली इससे गियरिंग रेशियो पे कोई इफेक्ट नहीं है। पहले दोनों की वजह से क्या होगा?
नहीं, इक्विटी तो बढ़ जाएगी लेकिन रेशो कम होगा, गियरिंग रेशो कम ही होगा। सी से क्या होगा गियरिंग रेशो, कोई इफेक्ट नहीं आएगा। डी की एंट्री बताएं, एंट्री एंट्री पहले डिविडेंड डेबिट और कैश भी क्रेडिट डिक्लेयर होके पे भी हो, तो डिविडेंड डेबिट होने से, रिटेन्ड अर्निंग्स कम होने से, इक्विटी कम होने से गियरिंग रेशो बढ़ता है। डिक्लेयर के साथ पे भी हो गया, डबल एंट्री क्या बनेगी अगर डिक्लेयर्ड एंड पेड है, डिविडेंड डेबिट कैश क्रेडिट, डिक्लेयर्ड पेड, तो डिविडेंड डेबिट होने से रिटेन्ड अर्निंग्स कम होने से फिर इक्विटी कम हो जाएगी और अकॉर्डिंगली फिर गियरिंग रेशो बढ़ जाएगी। ठीक है, ठीक जी। 35 ये थोड़ा सा जरा टफ है, समझाना है मुझे, सिंपल गैस नहीं लगाना। ये कोशिश करो, अब तक गैस करो। कौन सा और एक मिनट और लगाए, दूसरा ढूंढो। दो ढूंढे, दो ये मैंने डी किसी को भी सिलेक्ट नहीं करना। डी तो क्या है, ये तो कैरेज आउटवर्ड्स है, तो कैरेज आउटवर्ड्स था तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो से ताल्लुक नहीं। ये कैसे पता चला मुझे कैरेज आउटवर्ड्स है? सेंड टू कस्टमर ऑन गुड्स सेंड टू कस्टमर, ये तो कैरेज आउटवर्ड्स है। कहां होता है कैरेज आउटवर्ड्स? ग्रॉस प्रॉफिट के बाद होता है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, तो इससे तो फर्क नहीं पड़ेगा। भाई एक एक करके जरा फाइनल करें। ओवर स्टेटमेंट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंटरी, अच्छा एक और चीज है, वो ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज पे क्या है, सिर्फ वो ग्रॉस प्रॉफिट की अमाउंट मुझे कह रहा परसेंटेज पे क्या है। क्लोजिंग स्टॉक बढ़ने से ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ जाएगा और सेल वैसी की वैसी रहेगी, तो एक्सपेक्टेशन से ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज बढ़ जाएगी क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा होंगे। क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा होने से क्या होगा, कॉस्ट ऑफ सेल कम होने से क्या होगा, ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ने से क्या होगा, ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज बढ़ जाएगी। सेल्स पे तो नहीं इफेक्ट आएगा, इससे सेल्स पे नहीं आएगा। दूसरा क्यों नहीं, सेल बढ़ेगी साथ कॉस्ट ऑफ सेल, परसेंटेज नहीं बढ़ेगी, ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ेगा। फॉर एग्जांपल 100 सेल है और 80 कॉस्ट ऑफ सेल है, 20 प्रॉफिट है। अगर 100 में 10 और प्लस हो जाए तो 110 हो जाएगा, लेकिन साथ कॉस्ट ऑफ सेल भी अकॉर्डिंगली बढ़ेगी, सेल कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ेगी। अगर आप चीजें बेचेंगे तो क्या चीजें बेच जो खरीदी होंगी उनकी कॉस्ट भी अकॉर्डिंगली कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ेगी। सिर्फ चीजें बेचने से सेल नहीं बढ़ेगी, कॉस्ट ऑफ सेल भी बढ़ेगी। तो परसेंटेज सेल, ग्रॉस प्रॉफिट तो बढ़ेगा, इसलिए मैं कर रहा हूँ तो परसेंटेज पूछना, ये ठीक है? बी समझ आ रहा, ग्रॉस प्रॉफिट नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा लेकिन परसेंटेज सेम रहेगी। सी बताएं ये हुआ क्या? नॉन करंट एसेट की डिस्पोजल पे जो पैसे आए हैं उसको कहाँ की बजाय कहाँ लिखेंगे? हाँ जी, अदर इनकम की बजाय सेल में लिखेंगे, तो इससे फिर अनएक्सपेक्टेडली
मतलब ये सेल में सोलन नहीं होना चाहिए, Yes, sir. इसे अदर इनकम में कैलकुलेट, इसकी बेस पर अदर इनकम कैलकुलेट होना चाहिए। ये वैसे गेन है पॉइंट सी में या कैश है? नहीं, कैश है। हाँ जी, डिस्पोजल प्रोसीड्स है। कैश तो यूज होना चाहिए डब्ल्यूडीवी के साथ ताकि गेन आए। कैश ऑन डिस्पोजल प्रोसीड्स नॉन करंट एसेट, वो सेल में नहीं होना चाहिए। तो अगर सही वर्ड यूज करें तो शायद डिस्पोजल अकाउंट में होना चाहिए। कैश डेबिट डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए रादर देन कैश डेबिट सेल क्रेडिट। तो ये सेल में आने से क्या होगा, सेल बढ़ जाएगी और सेल बढ़ने से फिर ग्रॉस प्रॉफिट भी बढ़ेगा और अकॉर्डिंगली ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज इंक्रीज हो जाएगी विदाउट चेंजिंग कॉस्ट ऑफ सेल। ठीक है, बहरहाल बात समझ आ गई। डी क्या डी आप समझा दें। कैरेज आउटवर्ड्स में अगर डिक्रीज या इंक्रीज आएगी तो उससे ग्रॉस प्रॉफिट में चेंज आएगा, उससे नेट प्रॉफिट में चेंज आएगा, नेट प्रॉफिट में चेंज आएगा। मेरे ख्याल अगर डिक्रीज है तो कम बढ़ जाएगा, नहीं एक्सपेंसेस अगर डिक्रीज हो। एक दफा जरा काइंडली सारा दोबारा बता दें, ए में क्या हुआ, नहीं इससे क्या हुआ, क्लोजिंग इन्वेंट्री बढ़ने से क्या हुआ, और सब सेल कम होने से क्या हुआ, ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ने से क्या हुआ। बी क्यों नहीं कंसिडर किया, सेल के साथ कॉस्ट ऑफ सेल भी बढ़ेगी और परसेंटेज पे चेंज नहीं आएगा। इंक्लूजन ऑफ डिस्पोजल प्रोसीड्स, इस तरह का वैसे पॉइंट है बी जो है, ये ज्यादा डिटेल में आपने कल होपफुली एपीवैक में रिवाइज भी किया होगा। एग्जिस्टिंग मार्जिन्स पे अगर चीजें भेज दी, नहीं एग्जिस्टिंग मार्जिन्स, एग्जिस्टिंग मार्जिन पे अगर चीजें बेचते जाएंगे तो उससे प्रॉफिटेबिलिटी में फर्क नहीं पड़ेगा, लगता है उस पर भी नजर नहीं पड़ेगा। सी में क्या हुआ, डिस्पोजल प्रोसीड से सेल बढ़ा दी है और जिससे फिर सेल बढ़ने से अकॉर्डिंग, और डी से क्योंकि कैरेज आउटवर्ड्स पे इफेक्ट है इसलिए ग्रॉस प्रॉफिट इफेक्ट नहीं हो। बुक खोलें 5 मिनट जरा और घड़ी देखने से पहले ये भी सेम रखें आए कितना बजे आ रहा है, तो वो से निकाला हुआ आपको लिमिटेशंस वाला पेज सामने रखें, पेज 156 का एक पूरा मिनट रिवाइज करें। जी ऑनलाइन से कर लेंगे 36 को, नहीं पढ़ रहे आप लोग, मैं रुका हूँ, एक 2 मिनट इधर रिवाइज करें, कम से कम हेडिंग्स तो देखें। जी नाम कम से कम सारे याद रखें, लेकिन उसकी एक एक लाइन कम से कम 3-4 की लिखने की पोजीशन में होना चाहिए। अब ढूंढे जरा 36 में वो कहता है कौन सी लिमिटेशन नहीं है। ए है, सी है, डी भी है, बी लिमिटेशंस में नहीं है। 37 के लिए वर्किंग आपको करनी पड़नी है, तो 1 मिनट है आपके पास, सीधा कंप्लीट करके उठो।
डिक्रीज तो ठीक है, लेकिन वो कुछ और भी कह रहा है शायद, इसलिए कुछ ना कुछ फिगर्स शायद सोचनी पड़ेगी। डबल एंट्री बताएं जी ट्रांजैक्शन की। परचेज डेबिट, पेबल क्रेडिट। अब परचेज होने से फिर स्टॉक बढ़ जाएगा। ओपिनियन देनी अपना, रेशो बढ़ जाएगा। नहीं कम, बी वाली कम होगी या सी वाली? ओके सर। ठीक है तो मैं सही है। नहीं 1 से ज्यादा ही रहेगी। डी ये ठीक है जी, प्लीज इसका आंसर क्या बना जी? सी ठीक है, 38 करें। जैन सही लड़ा। अच्छा ट्रेड करें सही तरह, ये गलत नहीं होना चाहिए, इसमें शायद आपको कुछ लिख के करना चाहिए। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज पार्टिसिपेट करें ट्रेडिंग। कस्टमर्स को अगर आप टाइम पे पैसे देने के लिए कोई इंसेंटिव देंगे, या इंसेंटिव से क्या मुराद है वैसे? डिस्काउंट। तो क्या फिर डेटर्स बढ़ जाएंगे या कम हो जाएंगे? डेटर्स फिर कम हो जाएंगे, तो वर्किंग करके देख लेते हैं ना। 100 डिवाइड बाय, ये फार्मूला बताएं जी, ये टाइम्स में बात कर रहा है। 100 डिवाइड बाय 50 सपोज 2 टाइम्स। अब अगर हम इंसेंटिव देंगे तो डेटर्स पे क्या फर्क पड़ेगा? डेटर्स कम हो जाएंगे। तो 100 डिवाइड बाय सपोज 50 की जगह 30 45, जो भी फिगर अज्यूम करें, लेस देन, क्या आंसर आ रहा? तो टाइम्स में ये आंसर इंक्रीज करेगा। अगर डेज में लिखा होता है तो क्या, अगर डेज तो डिक्रीज हो रहा है, लेकिन डेज की बात नहीं हो रही, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कुछ ना कुछ जहां जरूरत पड़े वहां कुछ एक्सप्लेन करें। ठीक है, ये क्या अज्यूम किया जी मैंने 150 वाला? फार्मूला क्या है इसका? तो 100 सेल डेटर्स, अब सेल तो वही है, लेकिन अगर पैसे जल्दी आ रहे हैं तो डेटर्स कम हो जाएंगे। डेटर्स कम होने से बेस कम हो जाएगी, बेस कम होने से रेशियो बढ़ जाएगी, कम नहीं होगी। तो भारत कुछ ना कुछ देख लें। अब तो बताएं क्या? If debtors pay their debts within credit period, the average debtor collection period would be nil होगा। nil का मतलब तो ये होगा कि उन्होंने आज ही दे दी। nil नहीं होगा, फिर वही होगा जो है। फॉर एग्जांपल अगर 30 डेज था और वो 30 डेज में पैसे दे रहे तो 30 डेज ही होगा, nil नहीं होगा। nil कब होगा? जब कैश से
वो ये नहीं कह रहा कैश सेल शुरू कर दी, वो कह रहा है कि अगर सारे डेटर्स विद इन टाइम पैसे दे दे तो डेटर डेज 0 नहीं होंगे, डेटर डेज उतने ही होंगे जितने आपने अलाउ किए। ठीक है, क्या ऑप्शन बनती है? पहले में क्या मसला है, दूसरे में क्या मसला है, रिपीट करना। डेटर टर्नओवर टाइम्स में इंक्रीज नहीं, डिक्रीज नहीं, सॉरी इंक्रीज होगा क्योंकि बेस में रिसीवेबल कम हो जाएगा। और टू जरा एक्सप्लेन करना। अगर डेटर्स टाइम पे पैसे देंगे तो नील की बजाय क्रेडिट पीरियड ही डेटर डेज। अच्छा, अगर लेट देंगे तो क्या होगा? अगर लेट पैसे देंगे तो फिर उससे क्या होगा? जो हमारा डेटर डेज का आंसर आएगा वो ज्यादा होगा उससे जो हमने डेज अलाउ किए। ठीक है, चले 39 बिल्कुल गलत ना हो, लगा लें 1 मिनट। इंप्रूव गियरिंग रेशियो कब होगी? या न्यूमरेटर बढ़ जाए या डिनोमिनेटर कम हो जाए। रेशियो ऑफ शेयर ऑफ एट डिस्काउंट से न्यूमरेटर बढ़ने से रेशियो बढ़ जाएगी, सही है, सॉरी रेशियो इंप्रूव हो जाएगी। अच्छा, ये इंप्रूव का क्या मतलब है? ज्यादा हो जाए या कम हो जाए? गियरिंग रेशियो इंप्रूव हो जाए तो हायर द बेटर या लोअर द बेटर है? लोअर द बेटर, लोन कम होने चाहिए। तो इंप्रूव का यहाँ मतलब डिक्रीज है। गियरिंग रेशियो इंप्रूव होना का मतलब हमारे लोन्स कम हुए, तो शेयर कैपिटल अगर बेस में बढ़ेगा तो आपकी गियरिंग रेशियो कम हो जाएगी, इंप्रूव हो जाएगी। बी, लोन वापस करने से भी रेशियो, न्यूमरेटर कम होने से रेशियो इंप्रूव हो जाएगी। इश्यूएंस ऑफ बोनस शेयर से कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, इक्विटी पे कोई भी इफेक्ट नहीं है, लोन पे भी नहीं है। और डिस्पोजल ऑफ लैंड एंड कैरिंग अमाउंट से गियरिंग रेशियो पे कोई इफेक्ट नहीं है। ठीक है, चलिए सर, अब कल 2 चीजों को जरा टाइम देना, एक एनपीओ को और एक कैपिटल मेंटेनेंस को। तो काइंडली जरा एक एक घंटा ना काइंडली देखे, थ्योरेटिकली जरूर पढ़िएगा। एमसीक्यूज भी करते हुए जरा थोड़ा याद आना चाहिए, बाकी तो हम कोशिश करेंगे कि अगर कल थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लग जाए तो लगा के कंप्लीट करें बाकी। ठीक है, तो एनपीओ और वो जो कैपिटल मेंटेनेंस का पूरा चैप्टर है जितना भी है वो सारा एक नजर जरा सही तरह एक एक घंटा दोनों के लिए रखा है मेरा ख्याल, वैसे नहीं आपने पढ़ा होगा अभी तक। ठीक है, तो कल लेकिन 2 बजे कैश फ्लो के लिए देख लेते हैं, वो उतना इशू नहीं है, उसका भी टाइम निकाल लेते हैं कल, बस लेकिन कल खत्म करते हैं कल, लेकिन टाइम काइंडली 2 बजे प्लीज। ये डेट इक्विटी रेशियो जो होती है लॉन्ग टर्म लोन्स और कैपिटल के अगेंस्ट होती है। तो ये रेशियो ये बताती है कि क्या हम लॉन्ग टर्म में पैसे दे सकते हैं। जो करंट रेशियो होती है वो सॉल्वेंसी तो है लेकिन वो शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी है। जो 29 में डेट रेशियो है ये फिर लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी। ठीक है, लॉन्ग टर्म लोन्स की बेस पे क्या लॉन्ग टर्म में अपने पैसे वापस कर सकेंगे। ठीक है, कल ठीक है फिर 11 बजे 11 बजे कल कोई बहस हो रही थी आपस में, आपस में बहस हुई है। मैं तो पहले भी तो मैं चाह रहा था कि लंबी बहस कर ले, लेकिन चलो मैंने कहा